Welcome to the second year physics class. So we were discussing about capacitors. हमने इससे पहली क्लास में कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है कि हमने मुख्तलिफ कैपेसिटर्स को कंबाइन करके उनका इफ़ेक्ट देखना है। तो ये चीज़ हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो अब आप देखें कि मार्केट में जो कैपेसिटर्स होते हैं वो किसी ख़ास वैल्यू के होते हैं, और अगर हमें अपने सर्किट में वो वाली वैल्यू सूटेबल नहीं है तो फिर उसके लिए हम कैपेसिटर्स को डिफरेंट कम्बिनेशंस में अटैच करते हैं और अपनी मर्ज़ी की कैपेसिटेंस उनसे फिर कैलकुलेट करते हैं। सो द टॉपिक इज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो अब आप देखें जो कैपेसिटर्स हैं उनको हम दो तरीक़ों से कंबाइन कर सकते हैं। एक सीरीज़ कम्बिनेशन है और एक पैरेलल कम्बिनेशन है। थर्ड कम्बिनेशन भी हो सकता है जिसमें कुछ सीरीज़ में लगे हों और कुछ पैरेलल में लगे हों, मतलब इन दोनों को आप कंबाइन अगर कर लें। लेकिन हमारी जो कोर्स डिटेल है उसमें हमने सिर्फ इन्हीं दोनों को स्टडी करना है कि सीरीज़ कम्बिनेशन कौन सा होगा और पैरेलल कम्बिनेशन कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम सीरीज़ कम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए सीरीज़ में कैपेसिटर कैसे अटैच होंगे। तो पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन उसकी बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम फिगर से उसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। तो डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल। When two or more than two capacitors are connected end to end in such a way that there exists only one path for the flow of current through the circuit are said to be in series, and the combination is known as series combination. इस चीज़ का क्या मतलब है कि अगर दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर एंड टू एंड एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। एंड टू एंड का क्या मतलब होगा कि फर्स्ट के एंड नेक्स्ट के एंड के साथ, उससे नेक्स्ट के साथ, फिर इसी तरह से उससे नेक्स्ट के साथ, तो एंड टू एंड जुड़े हुए हैं और उन के अंदर जो करंट फ्लो है उसका पाथ सिर्फ और सिर्फ एक ही हो। तो इस तरह का जो कम्बिनेशन होगा इसको हम किसका नाम देंगे? सीरीज़ कम्बिनेशन का नाम देंगे। यहाँ पे फिगर से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके लिए ये चीज़ इंतहाई सिंपल हो जाएगी। तो अब देखिए सीरीज़ कम्बिनेशन में ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे देखें दिस इज़ फर्स्ट कैपेसिटर। अब ये इसका एंड है। दिस एंड इज़ कनेक्टेड विद अनदर एंड ऑफ कैपेसिटर। अब इसका ये एंड प्लेट है, इसकी ये एंड प्लेट थी, ये एंड प्लेट इसके साथ कनेक्ट होगी, ये एंड प्लेट थी, ये एंड प्लेट इसके साथ कनेक्ट होगी। तो ये देखिए ये जो इस तरह का कम्बिनेशन होता है ये एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। और जो फर्स्ट प्लेट होती है इसको फिर हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और इसको फिर हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इधर मैं कहता हूँ यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। तो अब मैं सीरीज़ कम्बिनेशन की डेफिनेशन को फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिगर में आप देखिए कि ऐसा कम्बिनेशन जिसमें कैपेसिटर्स एंड टू एंड कनेक्टेड हों और जो करंट है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हो। तो अब आप देखिए अगर करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो उसके लिए सिर्फ ये एक ही रास्ता है जिसमें से करंट फ्लो करेगा। इस तरह का जो कम्बिनेशन होगा उसको हम किसका नाम देते हैं? सीरीज़ कम्बिनेशन का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें कि सीरीज़ कम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में आप देखें कि दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो प्लेट है दिस प्लेट इज़ ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी। अब जो ये प्लेट थी इसके ऊपर चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे, तो इंडक्शन की वजह से कौन से चार्जेस आ जाएंगे? नेगेटिव। दिस इज़ नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ गए। अब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। सिमिलर इज़ हैपन टू सेकंड प्लेट। सेकंड प्लेट के साथ भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। क्यों? ये प्लेट इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है। तो अब आप देखिए ये नेगेटिव चार्ज है
तो यहाँ पे कौन से चार्ज आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। और सिमिलरली यहाँ पे फिर दोबारा इंडक्शन होगी और इंडक्शन से यहाँ पे कौन से चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। इसी तरह से इस प्लेट के साथ भी होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तब आप देखिए जो सीरीज़ कम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे चार्ज सेम रहता है। चार्ज जितना इधर इंड्यूस्ड हुआ इस प्लेट पे, प्लस जितना इंड्यूस्ड हुआ उतना ही माइनस प्लस हमने जितना प्लस चार्ज किया उतना ही नेगेटिव इंड्यूस्ड होगा। फिर इसी तरह से इधर प्लस जितना होगा उतना ही नेगेटिव इंड्यूस्ड होगा और इस प्लेट के साथ भी वैसा ही होगा। तो सीरीज़ में आपने याद रखना है कि जो चार्ज है वो सेम रहता है, सेम इंड्यूस्ड होता है। इसके ऊपर भी जो चार्ज है उसे मैं Q कह देता हूँ, इस कैपेसिटर के ऊपर भी Q चार्ज है, इस कैपेसिटर के ऊपर Q चार्ज है और इस कैपेसिटर के ऊपर भी Q चार्ज है। अब सेकंड थिंग इज़ पोटेंशियल। तो अब आप देखिए पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। हम पोटेंशियल की डेफिनेशन ऐसे ही करते हैं ना कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज पोटेंशियल। तो अब देखें कि यहाँ से यहाँ तक चार्ज को जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। इस कैपेसिटर के अलावा भी वो वर्क करेगा, इस कैपेसिटर के अलावा भी वर्क करेगा और इस कैपेसिटर के अलावा भी वर्क करेगा। तो इस चीज़ का क्या मतलब होगा कि इधर पोटेंशियल और है, इधर पोटेंशियल और है और इधर पोटेंशियल और है। सेम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना है वो क्या है कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसे मैं कह देता हूँ जो फर्स्ट प्लेट के अक्रॉस है V1, सेकंड प्लेट के अक्रॉस V2 एंड थर्ड प्लेट के अक्रॉस V3। सो जो टोटल पोटेंशियल होगा, जितना पोटेंशियल इंटर हो रहा है उतना ही हमारे पास क्या होगा, लीव भी होना चाहिए। तो जो टोटल पोटेंशियल है V टोटल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इन तीनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें कैपेसिटर की इक्वेशन पता है, इसको मैं इक्वेशन नंबर A का नाम दे देता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर A। नाउ बाय इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर, नाउ बाय इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर की इक्वेशन है वो हमारे पास क्या कहती है, Q इज इक्वल टू CV। अब बेसिकली मैंने काम क्या करना है, मुझे V1 की वैल्यू चाहिए, V2 की वैल्यू चाहिए और V3 की वैल्यू चाहिए। इन तीनों की वैल्यूज़ जब आएंगी तो मैं इस एक इक्वेशन A में पुट करूँगा तो मुझे टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो यहाँ से पहले मैं V1 कैलकुलेट करता हूँ। तो V1 के लिए मैं इसको कहता हूँ कि C1 है और V1 है, यहाँ पे मैं Q1 का नाम देता हूँ। यहाँ से V1 कैलकुलेट करें तो दिस इम्प्लाइज दैट V1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई C1। तो V1 की वैल्यू क्या आ गई, V1 की वैल्यू आई Q1 डिवाइडेड बाई C1। अब इसी तरह से अगर मैं V2 कैलकुलेट करूँ तो V2 इज इक्वल टू, V2 किसके इक्वल आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू Q2 बाई C2। इसी तरह से V3 की कैलकुलेट करें तो V3 किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू Q3 डिवाइडेड बाई C3। अब देखें मैंने आपको कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी कि चार्ज सेम रहता है। तो Q1, Q2, Q3, तो तीनों की जगह मैं Q यूज़ कर सकता हूँ सिंपल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस Q1 की जगह सिंपल Q, Q2 की जगह भी सिर्फ Q और Q3 की जगह भी सिर्फ Q। अब मैं इन इक्वेशंस 1, 2 और 3 की जो वैल्यू आई हैं इनको मैं इक्वेशन नंबर A में पुट करता हूँ। तो पुट इन इक्वेशन नंबर A, पुट इन इक्वेशन A। इक्वेशन A क्या बन जाएगी, V टोटल इज इक्वल टू V1 की जगह क्या आया, Q बाई C1 प्लस V2 की जगह क्या आया, Q बाई C2 प्लस V3 की जगह क्या आया, Q बाई C3। तो हमने सारे रिजल्ट्स यूज़ कर लिए इक्वेशन नंबर A में। अब देखिए V टोटल, तो V टोटल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो वहाँ से आप निकाल लें। तो ये दिस इज़ Q डिवाइडेड बाई C और जो टोटल होगी उसे हम इक्विवेलेंट का नाम देंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
कि इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, तो V टोटल इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय Q टोटल डिवाइडेड बाय C टोटल। ठीक है, C टोटल को हमने C इक्विवेलेंट का नाम दिया और Q टोटल Q के ही इक्वल था। दिस इज इक्वल टू, इन सब में Q कॉमन आ रहा है तो Q कॉमन ले लें और बाकी टर्म्स क्या बनेंगी, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ पे आप देखें दिस Q इज कैंसिल विद दिस Q, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हमने क्या कर ली, ये हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स थे उनको ऐड करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर ली। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर फॉर 3 कैपेसिटर्स। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो n नंबर के लिए फिर हम क्या करते हैं, 1/C इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाता, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू कहाँ तक चलता, 1/Cn तक। तो दिस इज़ n नंबर ऑफ कैपेसिटर, उनके लिए अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैलकुलेट करें तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 और ये कहाँ तक चलेगी, 1/Cn तक चलेगी। अब अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 कैपेसिटर्स हैं तो मैं अब इतनी बड़ी टर्म्स नहीं लिख सकता, 1/C1 C2 फिर C3 फिर 4 फिर 10 तक मैं चला जाऊँ, तो इसके लिए फिर हम एक जनरल फॉर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, तो जनरल फॉर्म जो है हमारे पास, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन I runs from 1 to n 1/C I. So this is basically general form of equivalent capacitor for n number of capacitors. अब यहाँ पे देखें मैं इक्विवेलेंट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर को हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर कौन सा होगा, ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सर्किट में मौजूद तमाम कैपेसिटर्स के इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। तो यहाँ पे देखें ये फिगर में हमारे पास 3 कैपेसिटर थे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या कैसे डिफाइन करेंगे, जितनी इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है, इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के बराबर जो एक कैपेसिटर होगा उसे हम किसका नाम देंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर का नाम देंगे। तो यहाँ पे मैं यही डेफिनेशन लिखता हूँ कि द कैपेसिटर whose capacitance is sum of all the capacitors in the combination। कि कम्बिनेशन में जितने कैपेसिटर्स होंगे उनका सम करके जो कैपेसिटेंस आएगी उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कौन से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर की है। अब हमने इस फार्मूले से कंक्लूजन क्या ली कि देखें जो C इक्विवेलेंट है वो 1/by की फॉर्म में आ रहा है। इस चीज़ का क्या मतलब होगा कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो सर्किट में मौजूद सबसे छोटे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी क्या होगी, स्मॉल होगी। या अगर सिंपल वर्ड्स में यूज़ करूं तो हमारे पास क्या होता है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे कि इन सीरीज़ कम्बिनेशन equivalent capacitance decreases।
कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अब अगर हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को ज़्यादा करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर जो सेकंड कम्बिनेशन है उसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सो पैरेलल कम्बिनेशन क्या होगा, तो अब देखिए पैरेलल कम्बिनेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, when two or more than two resistors are connected side by side, सीरीज़ में एंड बाय एंड थे, यहाँ पे साइड बाय साइड है, इन सच अ वे दैट देयर एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। मतलब कि आपने कैपेसिटर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि सर्किट में जो चार्जेस के फ्लो का पाथ है वो एक से ज़्यादा हो। सीरीज़ में एक ही था, इधर एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ करता हूँ, उससे फिर आपको ये डेफिनेशन बड़े आसानी से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें, दिस इज़ वन कैपेसिटर, ये सेकंड और ये थर्ड। अब ये देखें, ये एंड टू एंड नहीं है बल्कि साइड टू साइड है, इनकी साइड्स मैंने ज्वाइन करनी है, साइड्स ज्वाइन करनी है। तो अब यहाँ पे देखें, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और जो हमारे पास फिगर है वो इस तरह से है। तो अब आप देखिए, मैंने कैपेसिटर्स को क्या किया, मैंने कैपेसिटर्स को साइड बाय साइड जो है वो ज्वाइन किया। अब यहाँ पे मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ और इस पॉइंट पे मैं बी ले लेता हूँ, तो ठीक है। तो अब आप देखिए कि करंट यहाँ से बैटरी से करंट आता है, जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस फ्लो होना शुरू करेंगे, ए पे आया। तो अब आप ए पे देखिए, ए से बी तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं। तो यही डिफरेंस था सीरीज़ में और पैरेलल में। सीरीज़ में एक ही रास्ता था और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मोर देन वन पाथ। तो देखें फर्स्ट पाथ कौन सा है कि इधर से आए, इधर से आए और फिर इधर से और फिर नेगेटिव टर्मिनल। सेकंड पाथ देखें, यहाँ से सीधा, सीधा और सीधा, ठीक है। और थर्ड पार्ट देखें, इधर से आए, फिर इधर से और इधर से होता हुआ इधर से इस तरफ। तो इस कम्बिनेशन में मोर देन वन पाथ होता है। इस तरह का जो कम्बिनेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये कौन सा कम्बिनेशन है, ये जो है वो पैरेलल कम्बिनेशन है। तो अब देखें, अगेन डेफिनेशन देखें कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स साइड बाय साइड हम कनेक्ट करते हैं और इस तरह से कि उनके अंदर करंट फ्लो होने का रास्ता एक से ज़्यादा हो, वन पाथ, टू पाथ एंड थर्ड पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिगर से भी नज़र आ रहा है कि जो उनका रास्ता है वो एक से ज़्यादा है। इस तरह का जो कम्बिनेशन होगा उसे हम किसका नाम देंगे, उसे हम पैरेलल कम्बिनेशन का नाम देंगे। अब पैरेलल कम्बिनेशन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या होती हैं। तो अब देखें, फिगर से ही देखें कि जब यहाँ पे चार्ज आएगा तो अब आप देखिए चार्ज को आगे जाने के लिए 3 रास्ते मिल जाएंगे, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा, इस पे जो चार्ज आएगा वो Q1 आएगा, इस पे जो चार्ज आएगा वो Q2 आएगा और इस पे जो चार्ज आएगा वो Q3 आएगा। तो अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करना है कि जितने चार्ज जा रहे हैं उतने ही चार्ज आने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों के अंदर डिफरेंट चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन जब यहाँ से ही आएंगे तो उतने ही चार्जेस आएंगे जितने हमने इसके अंदर इंटर किए हैं। तो जो टोटल चार्ज है वो फिर किसके इक्वल हो जाएगा, Q टोटल इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको मैं क्वेश्चन नंबर A का नाम देता हूँ। Q की बात होगी, सेकंड इज़ V। तो सीरीज़ में आप देखिए पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था क्योंकि A से B तक जाने के लिए तीनों कैपेसिटर को क्रॉस करना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पे देखें A से B जाने के लिए या तो ये वाला पाथ फॉलो करेगा या ये वाला पाथ फॉलो करेगा या ये वाला पाथ फॉलो करेगा। तो इसके रास्ते में पोटेंशियल एक आ रहा है, सॉरी इसके रास्ते में कैपेसिटर एक आ रहा है, इसमें भी कैपेसिटर एक आ रहा है और इस पाथ में भी कैपेसिटर एक आ रहा है।
तो मतलब ए से बी तक जाने के लिए सिर्फ एक कैपेसिटर क्रॉस करेगा। तो इस चीज़ का मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल इधर भी सेम है, इधर भी वही पोटेंशियल है और इधर भी वही पोटेंशियल है, क्योंकि बैटरी हमने वही लगाई हुई है। तो इस पैरेलल कम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। तो V1 इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू V3 इज़ इक्वल टू V के बराबर होगा। इस इक्वेशन को देखें तो हम Q1 मालूम करते हैं, Q2 मालूम करते हैं और Q3 मालूम करते हैं। तो हमें पता है Q किसके बराबर है, Q इज़ इक्वल टू CV। तो 1 मालूम करें तो 1 Q2 मालूम करें इज़ इक्वल टू C2 V2, Q3 मालूम करें तो C3 V3। अब मैं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल सेम है, तो V1 की जगह V2 की जगह V3 की जगह मैंने सिंपल क्या लिख लिया, V लिख लिया। इसको उठा के पुट करें इक्वेशन नंबर ए में, तो Q टोटल किसके बराबर हो जाएगा, Q टोटल इज़ इक्वल टू C टोटल और इनटू V तो सेम है, दिस इज़ इक्वल टू Q1। तो Q1 की जगह क्या है, C1V प्लस Q2 की जगह क्या है, C2V प्लस Q3 की जगह क्या है, C3V। अब C टोटल लिखें या C इक्विवेलेंट लिखें, एक ही बात है। V इज़ इक्वल टू, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, C1 अंदर क्या रह जाएगा, C2 C3। तो अंदर आप देखें V कॉमन करने के बाद C1 C2 और C3 हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर रह गया। दिस V इज़ कैंसिल विद दिस V। तो C इक्विवेलेंट किसकी इक्वल आई, C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी, अब वो देखिए वो सब कैपेसिटेंस का सम हो गई, तो इसका मतलब ये है कि इसकी कैपेसिटेंस अब इंक्रीज़ हो गई है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो पैरेलल कम्बिनेशन है उसमें कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, जो सीरीज़ कम्बिनेशन है उसमें कैपेसिटेंस कम हो जाती है। अब अगर n नंबर अगर n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स होंगे तो फिर हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, फॉर n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स। n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स के लिए आप देखें तो C इक्विवेलेंट किसकी इक्वल हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस अप टू ये Cn तक चलेगा। तो अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो जनरल फॉर्म जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, तो आप देखें C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू समेशन I runs from 1 to n and Cn। तो दिस इज़ जनरल फॉर्म ऑफ n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स। तो हमने देखा कि हम दो तरह के कम्बिनेशंस को यूज़ करके कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं और अपनी डिज़ायर्ड जो हमें रिक्वायर्ड है वो कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपने इस क्लास को एंजॉय किया हो। थैंक यू सो मच। Welcome to the second year physics class. Today we continue our last discussion. So we were discussing about capacitors. In the previous class we just introduced capacitors. So today let's explore some more physics about the capacitors. So let's start the topic. The topic overview is parallel plate capacitor, then capacitance of a parallel plate capacitor, dependence, graph, capacitance in presence of insulating medium and then conclusions. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कैपेसिटर से रिलेटेड है और इस टॉपिक में मैंने टॉपिक ओवरव्यू लिख दिया। तो इन चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और कैपेसिटर की फ़िज़िक्स को थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफ़ाइन करता हूँ। तो अब आप देखें जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो अ सिंपल कैपेसिटर और अ सिंपल चार्ज स्टोरिंग डिवाइस which consist of two metal plates which are placed parallel to each other having some medium in between them is known as parallel plate capacitor। मतलब अगर सिंपल कहें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कौन सा होता है, ऐसा कैपेसिटर जो दो मेटल प्लेट्स पे कंसिस्ट होता है और ये दो मेटल प्लेट्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में रखी होती हैं
और इन मेटल प्लेट्स के अंदर कोई मीडियम होता है। तो इस तरह की डिवाइस को हम किसका नाम देते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नाम देते हैं। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी वही लिख लेता हूँ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कौन सा होगा? अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस which consist of two metal plates placed parallel. This sign is for parallel. Placed parallel to each other by a distance d and having some medium between them. This is the definition of parallel plate capacitor. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अगर फिगर आप देख लें तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ फिगर जो हमारे पास है। ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं। दिस प्लेट इज़, इसको ए का नाम दे दें और इसको बी का नाम दे दें। तो दीज आर टू मेटल प्लेट्स और इनके अंदर कोई ना कोई मीडियम होगा। अभी यहाँ पे हम एयर कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको हम एक प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम दूसरी प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फिगर है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो थोड़े सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि हम कैपेसिटर में दो प्लेट्स क्यों यूज़ करते हैं। वाई वी यूज़ टू प्लेट्स इन अ कैपेसिटर। तो इसकी रीज़न्स हमारे पास दो हैं। अब देखें, जो पहली रीज़न है उसके लिए मैं आप कैपेसिटर को थोड़ी सी उसकी एप्लीकेशन बता देता हूँ कि कैपेसिटर हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, आपका मोबाइल फ़ोन है, उसमें फ़्लैश लाइट है। तो अब आप जैसे ही फ़्लैश लाइट ऑन करते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई होती है वो एकदम से हमें मिलती है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिल रही होती है। तो जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी है उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो इतनी अमाउंट में एनर्जी हमें दे सके। तो फिर हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? मोबाइल फ़ोन में कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कैपेसिटर बैटरी से एनर्जी लेता है और जब हमें वो ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पे वो ऑन द स्पॉट इंस्टेंटेनियस एनर्जी हमें प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे अब देखें कि जो दो प्लेट्स थी उसका क्या मकसद था। तो पहला मकसद ये था कि हमने एनर्जी को बाउंड करना है। फर्स्ट रीज़न इज़ वी हैव टू बाउंड द एनर्जी। हमने एनर्जी को बाउंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो प्लेट्स होना लाजमी है। तो अब यहाँ पे फिगर से भी देखें कि दिस इज़ वन प्लेट, ये एक प्लेट है। इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देता हूँ। तो जैसे ही मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा तो ये प्लेट चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो इसके ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इस प्लेट के ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब यहाँ पे अब देखिए सिंगल प्लेट है, तो इसकी एनर्जी तो बाहर निकल रही है, कहीं पे स्टोर नहीं हो रही। कैपेसिटर के लिए तो हमें क्या चाहिए? हमें तो कैपेसिटर यूज़ करने का पर्पस क्या है कि हम एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं। तो एक प्लेट से तो एनर्जी स्टोर नहीं हो रही, तो इसलिए हमें दो प्लेट्स लाजमी चाहिए। तो यही मैंने आपको पहली रीज़न बताई कि एनर्जी को स्टोर करने के लिए, एनर्जी को बाउंड करने के लिए हम दो प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए एनर्जी बाउंड कैसे होगी। अब मैं जैसे ही दूसरी प्लेट यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको मैंने चार्ज किया, ये अनचार्ज थी, ये चार्ज नहीं थी। तो अब इसके अंदर क्या फिनोमेना होगा कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट के अंदर जो मेटल प्लेट है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर आ जाएंगे। इस फिनोमेने को हम किसका नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। तो अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी बाउंड हो जाएगी। तो देखें जैसे ही मैंने सेकंड प्लेट लाई तो
उसने क्या काम किया, उसने एनर्जी को बाउंड कर दिया। क्यों बाउंड कर दिया? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना हुआ और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए। तो इन चार्जेस को हम किसका नाम देते हैं? ये बाउंड चार्जेस हैं, ये बाउंड चार्जेस हैं। तो बाउंड चार्जेस की वजह से क्या हुआ कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई और इसको हम यहाँ पे नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज़ फर्स्ट रीज़न। अब सेकंड रीज़न देखें कि हम कैपेसिटर की दो प्लेट्स क्यों यूज़ करते हैं। तो सेकंड रीज़न भी बड़ी सिंपल है कि जब आप कैपेसिटर की चार्ज प्लेट के पास अनचार्ज प्लेट को लेके आएंगे तो इस चार्ज प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा। पोटेंशियल डिक्रीज़ होने की वजह से हम उसके अंदर ज़्यादा चार्जेस स्टोर कर सकते हैं। इस पॉइंट को समझना है कि पोटेंशियल डिक्रीज़ करने से हम कैसे ज़्यादा चार्जेस स्टोर कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल कैसे डिक्रीज़ होता है। तो उसके लिए अगेन इसी फिगर को ही कंसिडर करते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये पॉजिटिव प्लेट है एंड दिस इज़ सेकंड प्लेट। तो अब देखें, जब मैं पॉजिटिव प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ता हूँ तो क्या फिनोमेना होगा? पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आ जाएंगे और इधर इंडक्शन होगी तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। जिस तरह से ये फिगर है सेम वैसे ही है, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गए। तो अब देखें इस प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज आए हुए हैं, यहाँ पे देखें इस प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज आए हुए हैं वो नेगेटिव की वजह से क्या होगा, थोड़े से अट्रैक्ट होकर इधर आ जाएंगे। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज मैं इधर बना दूंगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए। तो अब आप देखें जो कैपेसिटर की प्लेट्स थी उस पे चार्जेस कम हो गए हैं, चार्जेस आगे ट्रांसफ़र हो गए। तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे जब चार्जेस कम होंगे तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। चार्ज कम होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और इसका पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। जब इसका पोटेंशियल कम होगा बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। हमने एक बात की थी ना कि कब तक चार्ज आता रहेगा, जब तक इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो अब देखें यहाँ पे आपने इसको चार्ज किया, पोटेंशियल इक्वल हो गया, अब और चार्ज नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही दूसरी प्लेट लेके आता हूँ तो ये चार्जेस थोड़े से आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इधर चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। चार्ज कम होने की वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल कम हो जाता है। प्लेट के पोटेंशियल कम होने की वजह से जो बैटरी का पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो बैटरी फिर क्या करेगी, और चार्ज जो है वो इसके अंदर स्टोर करेगी। तो ये दो रीज़न्स थी कि हमने इसका पोटेंशियल कम किया और इसका पोटेंशियल ज़्यादा हुआ तो चार्ज ज़्यादा स्टोर होने लग गए। तो तब हम क्या कहते हैं कि दो रीज़न्स जो हमारे पास थी, एक एनर्जी को बाउंड करने के लिए हम दूसरी प्लेट यूज़ करते हैं और दूसरी रीज़न हमारे पास क्या थी कि पोटेंशियल को कम करने के लिए हम दूसरी प्लेट यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज़ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस क्या होती है? तो कैपेसिटेंस इज़ बेसिकली एबिलिटी टू स्टोर द चार्जेस और कैपेसिटी टू स्टोर द चार्जेस। कि कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इसे हम किसका नाम देते हैं, कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। तो अब आप देखें, या सेकंड डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं कि गिवन पोटेंशियल पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है और वो 5 कूलम ही चार्ज स्टोर कर रही है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल 1 फैराड होगा। सॉरी, इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी, वो 1 फैराड होगी। सिमिलरली अगर 10 कूलम चार्ज हमारे पास स्टोर हो रहा है और हमने बैटरी 2 वोल्ट की लगाई है तो इसकी कैपेसिटेंस फिर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी हमारे पास। तो कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज़ एबिलिटी टू स्टोर द चार्जेस। ये हमारे पास क्या होती है, दिस इज़ एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर द चार्जेस। तो मैं यही डेफिनेशन भी लिख लेता हूँ कि एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर चार्जेस। या सेकंड डेफिनेशन हम क्या करेंगे, और हाउ मच चार्ज कैन स्टोर फॉर अ गिवन पोटेंशियल। क्या आपने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया और कितना चार्ज स्टोर हो गया। इसकी जो इक्वेशन आती है वो हमारे पास क्या थी, Q इज़ इक्वल टू सी वी। यहाँ से C निकाल लें
तो C किसकी इक्वल हो जाएगा, Q बाई V। तो अब आप देखें ये जो कैपेसिटर की इक्वेशन में V आ रहा है, इस V का तहल्लुक इस बैटरी के पोटेंशियल के साथ नहीं है। यहाँ पे जो V आएगा ये भी बैटरी का पोटेंशियल है, लेकिन फार्मूले में जो हम ये V यूज़ करते हैं ये बैटरी वाला V नहीं है। बैटरी वाला V क्या काम करता है, वो यहाँ से चार्जेस को उठाएगा और कैपेसिटर के अंदर स्टोर करेगा। तो देखें जो बैटरी का पोटेंशियल है वो चार्जिंग में हेल्प कर रहा है, लेकिन ये जो पोटेंशियल है ये इसकी प्लेट्स के अंदर डेवलप होगा, तो ये कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। C इज़ इक्वल टू Q बाई V। तो हम कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना कि सेकंड प्लेट यूज़ करने से ये कम हो जाता है, पोटेंशियल कम हो जाता है। तो पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, फिर इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो V है ये V बैटरी का V नहीं है। बैटरी का V सिर्फ चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला जो V है, फिर ये कौन सा V होगा, ये वो V होगा जो इसकी प्लेट्स के अंदर डेवलप होगा। तो Q इज़ इक्वल टू CV। उसके बाद फिर देखें कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि हम ये देखना चाहते हैं कि कैपेसिटर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हम उसकी मैथमेटिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल देखें, हमने एक रिलेशन पढ़ा था। अब यहाँ पे देखें इसका पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने इस तरह का एक रिलेशन पढ़ा था, उसके मुताबिक हमारे पास क्या था, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा R। ये इक्वेशन हमारे पास आई थी। डेल्टा V हमारे पास क्या है, इसका मैं कहता हूँ इस प्लेट का पोटेंशियल V1 है और इस प्लेट का पोटेंशियल V2 है। तो E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा V की जगह क्या लिखूँगा मैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई डेल्टा R। तो डेल्टा R कितना है कि इन दोनों के दरमियान में जो स्पेसिंग होती है उसे हम किसका नाम रिप्रेजेंट करते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा R की जगह मैं क्या लिख लूँगा, D लिख लूँगा। इस नेगेटिव साइन को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज़ इक्वल टू माइनस V2 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस V1 डिवाइडेड बाई D। अगेन अरेंज करें, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लें और नेगेटिव को बाद में लिख लें। सो E इज़ इक्वल टू V1 यहाँ पे आ जाएगा और माइनस V2 डिवाइडेड बाई D। अब V1 माइनस V2 ये डिफरेंस आ गया ना पोटेंशियल में, तो इसको हम सिर्फ V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। तो अब अगर आप कैपेसिटर को देखें तो कैपेसिटर में हमारे पास क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं ना, दो प्लेट्स होती हैं और इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, उसे हम कितने डिस्टेंस से अपार्ट होती हैं, बाय सेपरेशन D डिस्टेंस से अपार्ट होती हैं। तो अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इन प्लेट के साइज से बहुत स्मॉल है। तो उस वजह से ये प्लेट्स, यहाँ पे हम कोई अगर पॉइंट चूज़ करें तो ये प्लेट्स कैसे एक्ट कर रही हैं, इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस की तरह एक्ट कर रही हैं। तो हमने गॉसेस लॉ में इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस के लिए इक्वेशन यूज़ की थी, उसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ नाउ बाय गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ से मेरे पास इक्वेशन क्या आई थी, E इज़ इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन मेरे पास आई थी। सिग्मा यहाँ पे क्या है, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये चार्ज पर यूनिट एरिया की इक्वल होती है। यहाँ पे आप पुट कर लें तो E किसके बराबर हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा की जगह मैं Q बाई ए पुट करूँगा, Q बाई ए, और ये एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे है। उसके बाद देखिए Q
हमने क्यू निकाला, किसके इक्वल है? सी वी की इक्वल है। यहाँ पे आप देखें जो क्यू है वो सी वी की इक्वल है, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो दिस इज़ इक्वल टू क्यू की जगह सी वी पुट करें, तो सी वी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना है, क्योंकि इधर भी ई है और उस इक्वेशन में भी ई है। तो अब हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम उनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बनेगा? ये साइड और यहाँ पे देखें ये साइड इक्वल है, तो फिर इसका मतलब है ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। तो कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या आएगा? v बाई डी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? सी वी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। दिस v इज कैंसल विद दिस v। हमने c निकालनी है ना, कैपेसिटेंस निकालनी है, तो ये देखिए a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो c की इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? इसको उधर लेके जाएं तो a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू c। ये जो c आया है ये किसके लिए आया है? जब हमने एयर कंसिडर की है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो उसे मैं फिर c नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। c नॉट इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d। तो अब अगर आप इस फार्मूले पे गौर करें, इस इक्वेशन पे गौर करें, तो हमें पता चल रहा है जो कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो अब यहाँ से हम लिखते हैं, इसकी नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है? डिपेंडेंस आ जाती है। तो अब आप देखें जो इसकी डिपेंडेंस होगी वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। पहली चीज़ एरिया ऑफ मेटल प्लेट्स, कि मेटल प्लेट्स का एरिया कितना है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज आ जाएंगे। सेकंड इज़ परमिटिविटी, परमिटिविटी पे भी डिपेंड करती है कि जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी उसका क्या इफेक्ट होगा, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। थर्ड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, तो जितना अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कैपेसिटेंस कम होगी, और जितनी प्लेट्स क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होगी? कैपेसिटेंस जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। तो इन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो क्या कर रही थी? ये डिपेंड कर रही थी। अब मैंने आपको बताया था कि v के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो v इक्वेशन में किधर से आएगा? आप d की जगह यूज़ करेंगे। हमारे पास वही रिलेशन है E इज़ इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा r। तो यहाँ से देखें इस r की जगह मैं क्या लिखूँगा? d, इसे मैं v बाई डी भी लिख सकता हूँ। तो आप d की जगह यूज़ करेंगे तो d की इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी? v बाई ई की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे d में v छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चौथी चीज़ भी लिखेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस पे भी क्या करती है? डिपेंड करती है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। नेक्स्ट इज़ ग्राफ। अब अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ इसका किस तरह से आता है? तो देखें मैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ग्राफ बनाता हूँ कैपेसिटेंस। यहाँ पे हम कैपेसिटेंस लेंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे। अब मैंने क्या कहा था? डिस्टेंस जितना कम होगा, अगर डिस्टेंस का मैं ये पॉइंट चूज़ करूँ, ये बहुत थोड़ा डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस है, तो कैपेसिटेंस आप देखेंगे ये मैक्सिमम वैल्यू पे होगी। लेकिन डिस्टेंस मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कैपेसिटेंस कम होके इतनी हो जाएगी, डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो और कम हो जाएगी। तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। दिस ग्राफ इज़, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस क्या होती जाएगी? उतनी ही कम होती जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखें कि अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर रख देते हैं तो फिर कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? तो कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम
कि अगर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मीडियम रख दिया तो फिर कैपेसिटेंस क्या होगी। तो अब यहाँ पे आप देखें जो कैपेसिटेंस का फार्मूला था वो C इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D आया था, ये C नॉट थी। अब C नॉट की जगह अगर मैं C मीडियम यूज़ करता हूँ, C मीडियम, तो C मीडियम किसके E नॉट की जगह सिंपल मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे एप्सिलॉन लिखूँगा, या आप इसे एप्सिलॉन मीडियम की भी कह सकते हैं। अब ये एप्सिलॉन मीडियम किसके इक्वल होगा, तो हमें रिलेटिव परमिटिविटी को यहाँ पे डिफाइन करना है। ई रिलेटिव परमिटिविटी वो किसके बराबर होती है, ई मीडियम डिवाइडेड बाय ई नॉट। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होती है। यहाँ से आप एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू कैलकुलेट करें तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एप्सिलॉन एम इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और इसको उधर लेके जाएं तो एप्सिलॉन नॉट। इसको इस टर्म को उठा के इधर पुट करें, इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, C मीडियम इज़ इक्वल टू A, इसकी जगह पे ये यूज़ करूँगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D ये किसकी इक्वल था, ये तो हमारे पास C नॉट की इक्वल आया था। यहाँ पे आप देखें C नॉट इसके इक्वल आया था, तो ये जो मैंने सर्कल में इक्वेशन यहाँ पे लिखी है बाउंड, इसकी जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, सी एम इज़ इक्वल टू C नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर आ जाएगा। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि देखें इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 2 चूज़ करता हूँ, ठीक है, C नॉट की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 5 चूज़ करता हूँ, तो 2 5 are 10। तो अब आप देखें कि जब हम कोई मीडियम रखते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है तो कैपेसिटेंस मीडियम की इंक्रीज़ हो जाती है। जब एयर थी तो कैपेसिटेंस 5 थी, अब कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो गई। तो हमने क्या किया कि जब हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटर के अंदर रखा तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई, उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं ई आर को डिफ़ाइन करूँ तो ई आर मेरे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ई आर इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो किसकी इक्वल हो जाएगा, ये सी नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सी एम डिवाइडेड बाई सी नॉट। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि आपने रेशो लेनी है कैपेसिटेंस की उस टाइम पे जब उसके अंदर कोई मीडियम मौजूद है टू द कैपेसिटेंस उस टाइम जब उसके अंदर कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, या एयर हम कंसिडर सिंपल करें तो उस टाइम पे जो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होगी ये किसके बराबर, दिस इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखें, मैं टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ। तो कंक्लूजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमने इससे क्या कंक्लूजन जो है वो ऑब्ज़र्व किया। जो कंक्लूजन था हमारे पास वो ये था कि जब आप किसी भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा सिंपल सी एम इज़ ग्रेटर देन सी नॉट। आप इसे थ्योरी की फॉर्म में लिख लें कि किस तरह से कैपेसिटेंस जब आप मीडियम रखेंगे तो उस मीडियम की कैपेसिटेंस एयर के मुकाबले में इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये कैसे इंक्रीज़ होती है, तो हमने यहाँ पे इसको मैथमेटिकल किया, लेकिन इसके पीछे फ़िज़िकल फिनोमेना क्या है, इसकी फ़िज़िक्स क्या है, उसको हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जब आप कोई मीडियम रख देते हैं तो फिर ऐसा कौन सा फिनोमेना कैपेसिटर के अंदर ऐसा कौन सा फिनोमेना हो रहा होता है, ऐसी कौन सी साइंस उसके अंदर जो है वो मौजूद है जो क्या करती है, जो उसकी कैपेसिटेंस को इन्हेंस कर देती हैं। तो इस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।